हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल कुमार, जनरल अवेयरनेस फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, आपके पीछे नज़र आ रहा है टॉपिक, जिसे हम बोल रहे हैं कैपिटल मार्केट। लास्ट क्लास जिसमें हमने डिस्कस की थी मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट जिसे हम मुद्रा बाजार के रूप में जानते हैं, कैपिटल मार्केट जो कि किस रूप में, पूंजी बाजार के रूप में जाना जाएगा। कैपिटल मार्केट ये वो मार्केट होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जरिए ये रिएट करती है, या फिर अगर हम बात करें, ये लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स जनरेट करने का काम करती है कैपिटल मार्केट के थ्रू। जबकि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म्स के लिए जनरेट करती है। और कैपिटल मार्केट जिसके ऊपर सेबी का कंट्रोल होता है, वहीं हमने मनी मार्केट की बात की थी तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आइए जानते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। फटाफट से देख लीजिएगा, टॉपिक का नाम लिखिएगा कैपिटल मार्केट, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे पूंजी बाजार। तो क्या है डेफिनेशन कैपिटल मार्केट की? पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूंजी बाजार की क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है? कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस दैट अलाउ द ट्रेडिंग ऑफ फंडिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज शेयर, डिवेंचर, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, ईटीसी। यानी अगर हम देखें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, या फिर अगर हम बात करें फंडिंग करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। या तो हम कह सकते हैं ट्रेडिंग करते हैं या फिर फंडिंग करते हैं ना, वो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपके सामने कौन कौन से हैं? शेयर, डिवेंचर, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स और बॉन्ड्स। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम कैपिटल मार्केट को समझने वाले हैं। कैपिटल मार्केट डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यह हमेशा लॉन्ग टर्म में डील करने का काम करता है। इसका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दूसरी चीज, इसके ऊपर जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो कौन है? सेबी। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सेबी के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल मार्केट है हमारी, पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार है, वो कैसा होता है? तो वो लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म होने के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगी, ये लॉन्ग टर्म है कैपिटल मार्केट। और ये सेबी की बात करेंगे जिसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो हम अब बात करते हैं, अगले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेबी के बारे में। वैसे तो कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसे दो मार्केट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। बट पहले हम समझते हैं कि कैपिटल मार्केट के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसका क्या रोल है, किस तरीके से या कब कब ये सेटअप की गई है। सबसे पहले पॉइंट में आपको इसकी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये बेसिकली सेबी के नाम से जानी जाती है, जबकि इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना, स्टैब्लिश्ड ऑन, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? 1988 में, 1988 में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा 1988 में हम इसे सेटअप किया है। और यदि हम इसके एक्ट की बात करेंगे तो सेबी को रेगुलेट करने के लिए जो कानून व्यवस्था या सेबी एक्ट बनाया गया है, वो कब बनाया गया है? 1992 में, 1992 में, 1992 में, 1992 में। इसके बाद हम बात करेंगे सेबी एक्ट 1992, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो वो है मुंबई में, मुंबई में, मुंबई में। मौजूदा समय में इसके अध्यक्ष की बात की जाए, चेयरमैन की बात की जाए, तो वो जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चेयरमैन की बात की जाए तो वो है माधवी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच की बात की जाए तो ये माधवीपुरी बुच है, जो बेसिकली इसकी अध्यक्ष है, चेयरमैन है, माधवीपुरी बुच। तो ये हमने इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट।
और 5वां पॉइंट। तो इस तरीके से हमने ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलो इसके बाद देखते हैं ये पांचों पॉइंट हमने जो डिस्कस किया है, ये पांचों पॉइंट हमने जो डिस्कस किया है, ठीक है। एक बार इसे नोट डाउन कर लें, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। माधवीपुरी बुध जो बेसिकली इसकी क्या है, अध्यक्ष है, चेयरमैन है, सेबी की मौजूदा चेयरमैन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की मौजूदा चेयरमैन। चलो आई थिंक आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो इसी में हम एक और चीज इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा सेबी का फंक्शन। सेबी काम क्या करता है, अर्थव्यवस्था तो हमने देख लिया, सेबी से इंट्रोड्यूस तो करवा दिया हमने, अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो आप अगली हेडिंग डाल सकते हैं फंक्शंस, फंक्शन। और हम किसके फंक्शन की बात करें, किसके कार्य की बात करें, तो सेबी के फंक्शन की बात करें, सेबी के कार्य की बात करें। सेबी का फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला काम इसका टू रेगुलेट टू रिजर्व एंड मेंटेन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, ध्यान रखिएगा, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। सबसे पहला जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये हो गया जो निवेशक है उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा सबसे पहला कार्य है इसका। सेबी जो बेसिकली इन्वेस्टर्स को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। दूसरे नंबर पे इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो ये क्या लिखोगे आप, टू रेगुलेट शेयर मार्केट। शेयर बाजार के ऊपर भी इसका कंट्रोल होता है। इसी तरीके से जैसे शेयर बाजार है, इसी तरीके से ये टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट। एंड अगर हम बात करें तो टू रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स। एक और है जैसे हम बोलेंगे टू रेगुलेट कमोडिटी मार्केट। एक बार फटाफट से इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलो इसे नोट डाउन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीमेट अकाउंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले डीमेट अकाउंट के बारे में समझते हैं कि क्या है ये डीमेट अकाउंट, क्या इसका यूज़ है। आप सभी को मालूम होगा शेयर मार्केट की बात की जा रही है, कैपिटल मार्केट की बात की जा रही है, तो इसमें हम शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए हमें एक अकाउंट की ज़रूरत होती है जिसे हम डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो आप लिख सकते हो This account is used for share trading। इस खाते का जो इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाता है, शेयर की खरीद और बिक्री के लिए किया जाता है। इस खाते का जो इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाता है, शेयर की खरीद और बिक्री के लिए किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार की बात की जा रही है, और दूसरा सेकेंडरी मार्केट सेकेंडरी द्वितीयक बाजार की बात की जा रही है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल मार्केट है या फिर हम इसकी ऑल्टरनेट नेम की बात करें तो वो है शेयर मार्केट। तो इस टॉपिक का नाम आप शेयर मार्केट लिख लीजिएगा। और इस शेयर मार्केट के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो सेबी का होता है। सेबी से इंपॉर्टेंट जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सेबी जैसे कि इसके ऊपर किसका, सेबी जिसका चेयरमैन कौन है, या फिर अगर हम बात करें मौजूदा समय में जो सेबी है ये बेसिकली किन किन चीज़ों को रेगुलेट करता है, उनके फंक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो उसके लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत होती है जिसे हम डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो इस खाते का इस्तेमाल शेयर की ट्रेडिंग के लिए किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसके शेयर्स की खरीद और बिक्री के लिए किया जाता है।
अब जो हम मार्केट से शेयर खरीदते हैं वो या तो प्राइमरी मार्केट से खरीदते हैं या सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं। तो अगले ही पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलो, तो अगली हेडिंग आप बनाना प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार। इस बाजार का क्या मतलब है, इस बाजार का क्या यूज है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की, इसका क्या यूज है। जब भी कोई इन्वेस्टर्स ध्यान रखिएगा, या फिर अगर हम बात करें जब भी कोई, अगर बिजनेसमैन की बात करेंगे तो इन दोनों में क्या फर्क होता है। जब भी कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचता है, पहली बार अगर अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचता है तो वो बेसिकली हम समझते हैं कि कौन से मार्केट में बेचेगा, और जब एक इन्वेस्टर शेयर खरीदता है तो वो किस मार्केट से खरीदता है। तो पहली बार जब कोई भी इन्वेस्टर शेयर्स को बेचता है तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे कोई भी कंपनी का मालिक, एक बार मैं इस लाइन को लिख देता हूं तो हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन अ कंपनी इशू his share first time in market, when a company issue his share first time in market, that market is known as primary market। उसी बाजार को हम प्राथमिक बाजार कहते हैं, वही बाजार हमारा प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। भाई मान लो कि मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है XYZN कंपनी, और अब मैंने अपनी कंपनी को NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम बात करते हैं जब भी अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचने की, तो हमें सेबी की मदद से या तो NSE में या BSE में अपनी कंपनी को लिस्ट कराना होता है। मैंने अपनी कंपनी XYZN कंपनी को NSE में लिस्ट कराया, और लिस्ट कराने के बाद अब मैं अपनी कंपनी के IPO लाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूं। तो मैं अपनी कंपनी का जो शेयर इशू करूंगा वो कौन सी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, ध्यान रखिएगा। इसी का ऑल्टरनेट नेम होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसी का ऑल्टरनेट नेम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या फिर जिसे हम IPO के नाम से डिफाइन करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी मार्केट क्या है, प्राथमिक बाजार क्या है। प्राइमरी मार्केट क्या है, प्राथमिक बाजार क्या है। और इस प्राइमरी मार्केट और प्राथमिक बाजार की बात करेंगे तो इसमें प्राइमरी मार्केट में इसका क्या रोल है, और जब कोई भी कंपनी अब अपने शेयर्स को उसने बेचे, अब एक इन्वेस्टर है वो उसके शेयर्स को पहली बार खरीद रहा है। मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है और किस में इन्वेस्ट कर रहा है, IPO में। अब जैसे ही ये शेयर मार्केट में यहाँ पे लॉन्च होंगे, उसके बाद जब वो अपने शेयर्स को बेचता है तो वो जिस मार्केट में इस शेयर को बेचेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मार्केट। यानी उस इन्वेस्टर से जो शेयर खरीदेगा वो सेकेंडरी मार्केट में खरीदेगा, ना कि प्राइमरी मार्केट में खरीदेगा। तो सेकेंडरी मार्केट की भी डेफिनेशन एक बार लिख लेना, when sold share reissued reissued by investors। तो आप ध्यान रखिएगा, जब निवेशकों के द्वारा बिके हुए शेयर्स को दोबारा से बेचा जाएगा, when sold shares reissued by investors, तो जो निवेशक होगा, इन्वेस्टर्स होगा, जिसने IPO या फिर प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाया होगा, और जब वो अपनी उस कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहेगा तो जिस मार्केट में वो अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचता है उसी मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट के नाम से जानते हैं, द्वितीयक बाजार के नाम से जानते हैं। तो ये 2 पॉइंट है, 2 फैक्ट्स हैं, एक बार फटाफट से इन्हें नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट्स की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट समझते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि शेयर डिवेंचर में क्या फर्क होता है। शेयर और डिवेंचर में क्या फर्क होता है। जब एक कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स को इशू करती है, चाहे वो आईपीओ के थ्रू कर रही हो, ध्यान रखिएगा, तो जब वो अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचती है, इसका मतलब वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच रही है, अपनी कंपनी का मालिकाना हक बेच रही है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी के मालिक जैसे समझे जाओगे। दैट मीन्स उस कंपनी के प्रॉफिट में उसके हकदार हो गए और उस कंपनी के लॉस में भी आप ध्यान रखना पार्टिसिपेंट हो गए। यानी वो कंपनी अगर प्रॉफिट के लेती है तो आपका प्रॉफिट, वो कंपनी लॉस में जाती है तो आपका लॉस। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जा रही है। तो ये आपका होता है शेयर। लेकिन जब मैं डिवेंचर की बात करता हूं तो डिवेंचर में ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। डिवेंचर एक प्रकार का लोन होता है। डिवेंचर एक प्रकार का क्या होता है, लोन होता है। इसका मतलब हम कंपनी को लोन दे रहे हैं और बदले में वो हमें डिवेंचर पेपर दे रहा है एविडेंस प्रूफ के तौर पे। तो जो डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो, अगर हम देखें तो वो सिक्योर होता है कंपैरिजन टू शेयर्स के। बट ध्यान रखना, अगर कंपनी की ग्रोथ होती है तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी शेयर की प्राइस बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे जो डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं, उनको जो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट बताया जाता है, सेम उसी फिक्स इंटरेस्ट रेट पर ये इसे खरीदने और बेचने का काम करते हैं। या फिर अगर हम बात करें उसी इंटरेस्ट रेट पर उसे मिलेगी चीजें। चलें, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये देख लिया हमने शेयर। अब यहां इस शेयर की डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। इट इशूड फॉर डिविडेंड, it issued for dividend, and all shareholders treated as all shareholder treated as owner. It issued for dividend and all shareholder treated as owner. तो ये बेसिकली ध्यान रखिएगा, लाभ के लिए जारी किया जाता है। जो भी शेयर्स इशू किए जाते हैं वो कंपनियां किस लिए, तो लाभ के लिए जारी करती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो किसकी तरह, ओनर की तरह ट्रीटमेंट होती है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हो तो आप ध्यान रखना, उस कंपनी के ओनर जैसे समझे जाओगे, उस कंपनी के ओनर जैसे समझे जाओगे अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हो। चलो, अब हम बात करते हैं डिवेंचर्स की, डिवेंचर्स पेपर की। शेयर को हम अंश या फिर शेयर के रूप में ही डिफाइन करते हैं, ध्यान रखना। हिंदी अगर आप चाहो तो इसकी हिंदी लिख सकते हो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है। इसको बोलते हैं ऋण पत्र, ऋण पत्र। इसको बोलते हैं शेयर, या फिर आप बोल सकते हो अंश। क्लियर है? It issued on a fixed interest rate. It issued on a fixed interest rate for a fixed time period. It issued on a fixed interest rate for a fixed time period. तो ये एक निश्चित ब्याज की दर पर जारी किया जाता है, निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है उसी के ब्याज पे इसे जारी किया जाता है। तो जो भी फिक्स इंटरेस्ट रेट होगा उस फिक्स इंटरेस्ट रेट के ब्याज पे यहाँ पे आपको डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं और वही इंटरेस्ट रेट आपको बाद में रिटर्न दिया जाता है और वही रिवॉर्ड के तौर पे आपके लिए होता है। वहाँ यहाँ पे ध्यान रखना, वह कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से, लेकिन यह इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड नहीं करता।
ठीक है। यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉस से इसकी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चाहे कितना ही प्रॉफिट में चली जाए या कंपनी को लॉस हो रहा हो, ऐसी स्थिति में भी उसे डिवेंचर्स होल्डर्स को उसके पैसे रिटर्न देने होंगे, जो भी उसने पैसे उससे उधार के तौर पे लिया होगा। आई थिंक आपको शेयर डिवेंचर इन दोनों के बीच में समझ में आ गया होगा क्या फर्क है। आप लिख भी लो इस लाइन को, एक बार फटाफट से लिख लो। चले, आई थिंक आपने लिख लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखते हैं हम इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग और दूसरा है सर्कुलर ट्रेडिंग। अगर हम इलीगल एक्टिविटीज की बात करें तो शेयर मार्केट में ना ये दो जो मैं चीजें आपके सामने दिखा रहा हूँ ये इलीगल एक्टिविटीज है जो बेसिकली देखने को मिलती है। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी कंपनी का कोई एम्प्लॉय, कंपनी का कोई भी पर्सन जो उस कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को लीक कर देता है, किसी को शेयर कर देता है, तो उसको हम इनसाइडर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनसाइडर की डेफिनेशन लिखता हूं। When a company owner or employee share his important information for own benefit। ठीक है, जब कोई भी कंपनी अपने खुद के बेनिफिट के लिए क्या करती है, कंपनी का एम्प्लॉय या फिर कंपनी का मालिक वो अपनी इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है। ऐसा कब करेगा मैं समझाता हूं। एक कंपनी है ABCD और एक कंपनी है XYZN। अब यहाँ पे ABC कंपनी और XYZ की बात करेंगे तो ध्यान रखना है इन दोनों कंपनी में ये भी क्या करता है, मिल्क से बने प्रोडक्ट को बेचता है और ये भी मिल्क से बने प्रोडक्ट को बेचता है। पर आप ध्यान रखिएगा ये है अमूल, एक तरीके से मैं कहूँ, और ये है एक लोकल ब्रांड। अब आपको पता है कि अमूल दूध जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसके जो शेयर के प्राइस होंगे वो ज़्यादा होंगे, इसकी जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अमूल जिसकी एक शेयर की कीमत 100 रुपीज़ है, इसकी एक शेयर की कीमत 10 रुपये है मार्केट में, हम अगर बात करें। अब ये जो ABC कंपनी है ये बेसिकली लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में नहीं चल रही है कंपनी, ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही है, ये कंपनी इसे लॉस में दिख रही है, लॉस में चल रही है। अब ये कोशिश करता है कि यार किसी तरीके से इस कंपनी को चला ले जाए, लेकिन ये नहीं चला पाता है। जब ये इस कंपनी को नहीं चला पाता है तो ये डिसीजन लेता है कि भाई इसको किसी तरीके से बेच ही दिया जाए। अब ऐसी स्थिति में ये जो अमूल है ना वो क्या करना चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दूं, इसलिए जितने भी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स को मैं अपने में मिला लूं, अपने कंट्रोल में ले आऊं। तो इसने क्या कर दिया, इसको एक ऑफर दे दिया कि भाई आप पार्टनरशिप में आ जाओ, या फिर अगर हम बात करें उसको ऑफर दे दिया कि आप अपनी कंपनी मुझे बेच दो। अब ये अमूल इसको एक ऑफर देता है कि आप अपनी कंपनी मुझे बेच दो। तो जैसे ही ये कंपनी बिकेगी ऑटोमेटिकली इस छोटी कंपनी के ऊपर जो टैग लगेगा वो अमूल का लगेगा, और जैसे ही अमूल का टैग लगेगा इस कंपनी के शेयर के प्राइस भागेंगे रॉकेट की तरह, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। फाइनली अगर हम लोग बात करें तो जब ये कंपनी इसके साथ मर्ज होगी तो इसके शेयर के रेट भी बढ़कर कितने हो जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे। इसके शेयर के रेट भी बढ़कर कितने हो जाएंगे, 100 रुपये। लेकिन जब ये बैंकों का मर्जर, जब ये दो कंपनियों का मर्जर हो रहा था, एकदम से तो होगा नहीं, पहले तो मीटिंग होगी, पहले बातचीत होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर उसके बाद हो सकता है 2 दिन 4 दिन के बाद इनका ये प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ये चीज कंपनी के ओनर को पता होगी और हो सकता है किसी एम्प्लॉय को भी पता हो। वही एम्प्लॉय अगर इसका बेनिफिट उठा ले, या फिर जो ये छोटी कंपनी है, क्यों, क्योंकि ये तो भाई ये तो अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच ही रहा है ना, अपनी कंपनी ही बेच रहा है ये। तो जब अपनी कंपनी बेच रहा है तो ये सोच रहा है चल यार उधर से जो मुझे पैसे मिल रहे हैं कंपनी बेचने पे वो तो ले ही लूं, और इस इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे को पास ऑन करके कुछ और कमा लिया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तरीके का क्या है, इलीगल एक्टिविटी है। और यही लाइन मैंने लिखवाई है, जब एक कंपनी का मालिक या फिर उसका कर्मचारी अपने लाभ के लिए
ठीक है, एम्प्लॉय शेयर इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ओन बेनिफिट, अपने लाभ के लिए, वो अपने लाभ के लिए शेयर के जो इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो क्या करता है, बेच देता है किसी दूसरे को। आई थिंक इसने लिख लिया होगा आपने, ये डेफिनेशन, ये लाइन जरूर लिख लीजिएगा। अब अगले हम बात करते हैं किसकी, सर्कुलर ट्रेडिंग की। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक तरीके से इलीगल एक्टिविटीज है। व्हेन सम इन्वेस्टर increase share price of company for own benefit। तो जब एक कंपनी का मालिक या कर्मचारी अपने निजी लाभ के लिए, व्हेन सम इन्वेस्टर्स इंक्रीज शेयर प्राइस फॉर ओन बेनिफिट, तो अपने खुद के लाभ के लिए जब एक इन्वेस्टर्स क्या करता है, शेयर के प्राइस को बेचता है, या फिर ध्यान रखना है इसके शेयर के प्राइस को क्या कर देता है, मैनिपुलेट कर देता है, ध्यान रखना, बढ़ा देता है, मैनिपुलेट कर देता है, तो उसी को हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक कंपनी है जिसने अपने कंपनी के 10,000 शेयर इशू किए, एक शेयर की कीमत रखी 10 रुपए पर, कोई भी बंदा ना इसकी कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के बारे में कोई जानता ही नहीं था। अब इसने एक तरीका अपनाया कि क्यों ना मैं अपनी कंपनी के शेयर्स पहले अपने जानने वालों को ही बिकवा दूं। अब इसने एक वो प्लान बनाया और इसने 10 रुपए पे अपनी कंपनी के शेयर्स किसी दूसरे को बिकवा दिए। अब उसने ये शेयर इसे 15 रुपए में किसी दूसरे को बेच दिए, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 50 तक ये पहुंच गए। यानी ध्यान रखिएगा, कुछ इसकी टीम ने मिलकर फ्रॉड कर दिया एक तरीके से, यहाँ पे इस कंपनी के फेक रेट बढ़ा दिए, फेक रेट बढ़ा दिए। वाकई में मार्केट में इसकी कोई डिमांड थी नहीं इतनी, लेकिन फिर भी इसके रेट को बढ़ा दिया गया क्योंकि इसको खरीदने बेचने वाले लोग ही पहले इनके खुद के थे। तो ये जब सेबी नहीं था तब ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। अब यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर्स देखता है, इस कंपनी की बात करता है, तो आपको पता ही है, तो इन्वेस्टर सबसे पहले ये सोचता है कहाँ पे मेरा पैसा सबसे ज्यादा डबल होगा या फिर ज्यादा बढ़ेगा। तो जब वो उन कंपनियों के बारे में रिसर्च करता है तो उसे ये कंपनी दिखती है जिसके शेयर के प्राइस काफी तेजी से बूम की तरह बढ़ रहे होंगे, तो फाइनली वो डिसीजन लेता है कि क्यों ना मैं इसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूं। अब जब वो इस कंपनी के शेयर को खरीद लेता है 50 रुपए के रेट पर, तो ये तो चाह ही रहे थे कि कोई तो खरीदे आके और हम अपनी इस सेल कंपनी को क्या कर दे, बंद कर दे। अब यहाँ पे इसने खरीद लिए, ये पैसे उसके हो गए, फंस गए। रीजन उसके पीछे क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोई ऐसी केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी पहले। अब उसके पैसे फंस गए, अब वो जाके एफआईआर करता है, पर जब वो एफआईआर करता है फाइनली, तब तक तो ये कंपनी भाग चुकी होती है, बंद कर चुकी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से यह एक इलीगल एक्टिविटीज हुआ करती थी जब सेबी क्या था, नहीं था। अब जब सेबी अस्तित्व में आ गया तो इन सब चीजों के ऊपर निगरानी रखने लग गया। अब जो प्राइजेस डिसाइड होते हैं या फिर डिफाइन किए जाते हैं, वो किसकी नजर में, सेबी की निगरानी में किए जाते हैं, सेबी के नजर में किए जाते हैं। तो आई थिंक इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पहले ही समझ में आ गया था, और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी, सर्कुलर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो हम सर्कुलर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और सर्कुलर ट्रेडिंग अभी समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है मसाला बॉन्ड। अगला क्या है, तो अगला है मसाला बॉन्ड। तो इस मसाला बॉन्ड के बारे में समझते हैं। और एक है अंडर राइटर। भाई मसाला बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ध्यान रखिएगा। और ये मसाला बॉन्ड क्या होता है, जब इंडियन करेंसी का बॉन्ड पेपर फॉरेन में बेचा जाता है। मैं बात करूं कि इंडिया में इंडियन करेंसी के बॉन्ड पेपर्स को अगर हम यूएसए में बेचते हैं, चाइना में बेचते हैं, जापान में बेचते हैं, तो उस बॉन्ड पेपर का नाम क्या हो जाएगा, मसाला बॉन्ड। कब होगा, जब when Indian currency bond paper sold in foreign market, तो जब भारतीय मुद्रा की बॉन्ड पेपर्स या करेंसी को क्या किया जाता है, फॉरेन में बेचा जाता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, मसाला बॉन्ड के नाम से जानते हैं, मसाला बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसे जरूर लिख लो एक बार, यहां पे ध्यान रखना।
चलो, तो अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम इंडिया में ये मसाला बॉन्ड 2014 में इशू किया गया था। कब? 2014 में। किसके द्वारा? तो ये भी नाम लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेट के द्वारा, IFC के द्वारा, बाय IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेट के द्वारा यहाँ पे इस मसाला बॉन्ड को इशू किया गया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है। अंडर राइटर क्या होता है? अंडर राइटर क्या होता है ये समझना। अंडर राइटर का मतलब, यहाँ पे अंडर राइटर का मतलब क्या होता है? जब किसी कंपनी के शेयर्स नहीं बिक रहे होते हैं तो बैंकों की मदद ली जाती है और उस शेयर्स को बेचने में उन बैंकों के द्वारा मदद की जाती है। बदले में बैंक उनसे चार्ज करता है, जो भी वो चार्जेस होंगे उनके ध्यान रखना। व्हेन, इसमें लिखना व्हेन बैंक्स हेल्प टू सोल्ड प्राइमरी मार्केट शेयर। व्हेन बैंक्स हेल्प टू सोल्ड प्राइमरी मार्केट शेयर्स, तो जब बैंक प्राथमिक बाजार के शेयर्स को बेचने में किसकी मदद करता है? किसकी मदद करता है? प्राइमरी मार्केट की। जो शेयर्स है बेचने में उनकी मदद कौन करता है? बैंक करता है। तो बेसिकली हम उसी को अंडर राइटर के रूप में डिफाइन करते हैं, अंडर राइटर के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो ये भी लिख लिया आप लोगों ने। अगला क्या है? तो अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज में दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। पहला जिसे हमने नाम दिया है BSE, और अभी हम उसके बारे में ही समझते हैं कि BSE कब आया, कैसे आया। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये कब सेटअप हुआ ये ध्यान रखिएगा। इट वाज सेटअप या इसका एस्टैब्लिशमेंट 1875 में। नाम से ही पता चल रहा है इसका जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ पर होगा? मुंबई में। और अगर हम इसके इंडेक्स की बात करेंगे, हर का इंडेक्स होता है, तो इसके इंडेक्स को क्या नाम दिया गया है? इसके इंडेक्स को नाम दिया गया है सेंसेक्स। और ये जो सेंसेक्स है इसमें टॉप की 30 कंपनीज इन्वॉल्व होती है। टॉप 30 कंपनीज किसमें? सेंसेक्स में। टॉप की 30 कंपनीज मिलकर क्या बनती है? सेंसेक्स। ठीक है, ये क्या है? ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, स्टॉक एक्सचेंज। सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। तो ये इंडिया अपने आप ही हो जाता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, एक बार फटाफट से ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। लिखो फटाफट से। और अगर हम बात करें तो जनवरी में इसके चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम श्री प्रमोद अग्रवाल है, डायरेक्टर एंड चेयरमैन। डायरेक्टर और चेयरमैन ध्यान रखिएगा, फटाफट से लिख लो इसे एक बार। चलो अगला देखते हैं। NSE। इंडिया में दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, पहला BSE जिसके बारे में हमने समझा, दूसरा जिसे हम NSE के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जबकि इसका एस्टैब्लिशमेंट 1992 में हुआ है और इसका भी हेड ऑफिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंडिया में, इंडिया के मुंबई में। इसमें जो इंडेक्स है इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है? निफ्टी। और निफ्टी कितनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है? टॉप 30 50 कंपनी मिलकर क्या बनाती है? निफ्टी। निफ्टी टॉप की 50 कंपनियां मिलकर क्या बनाती है? निफ्टी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे फटाफट से लिख लो एक बार। तो ये हमने जो भी डिस्कस किया वो किसके बारे में डिस्कस किया? तो ये डिस्कस किया हमने बीएससी के बाद एनएससी के बारे में। एनएससी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। लिख लो भाई। एमडी और सीईओ की बात करेंगे इसके। एम आशीष कुमार चौहान। चौहान ये क्या है? एमडी एंड सीईओ कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। फटाफट से लिख लें एक बार। चलो लिख लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा दो और फेमस स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो बेसिकली वर्ल्ड का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो कहाँ पे? नीदरलैंड में। इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना, इसका एस्टैब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना 1602 में हुई है। नेदरलैंड में है ये, ध्यान रखिएगा। और इसके इंडेक्स को कहते हैं यूरोनेक्स्ट। यूरोनेक्स्ट। और यहां पे ध्यान रखिएगा ये क्या है? ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन वर्ल्ड। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन वर्ल्ड। ये हमारे संसार का, वर्ल्ड का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। 1602 में सेटअप हुआ। एशिया का जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज क्या हो जाता है? इसी बात पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान रखना। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, इसके इंडेक्स को यूरोनेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। एक बार फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यदि हम बात करें कैपिटल वाइज ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुआ है 1792 में। इसके हेड ऑफिस की बात करेंगे, सॉरी इसके इंडेक्स की बात करेंगे। कहाँ पर है ये? न्यूयॉर्क में। इंडेक्स डोजोन्स क्या है ये? लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन वर्ल्ड। फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा शेयर मार्केट वाला टॉपिक था, उससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार मैं इसको दोबारा से रिकॉल करा देता, रिवाइज करवा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको और दोबारा से क्लियर हो जाए। कोई अगर
इसे बाद में देखता है तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा कौन सा था, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, जो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसके ऊपर सेबी का कंट्रोल होता है। सेबी जो 1988 में आया, पर इसको अथॉरिटी 1992 में दी गई। हेड ऑफिस इसका मुंबई में, माधवी पुरीबुच इसकी हेड है। ये क्या करता है, इन्वेस्टर्स को सेव करता है। इसके अलावा शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने तो पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। तो डीमेट अकाउंट शेयर की खरीद और बिक्री के लिए किया जाता है। प्राइमरी मार्केट, जहां पर कोई भी इन्वेस्टर्स या फिर अगर हम बात करें कोई भी जो कंपनी का मालिक होगा, या कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को जब बेचती है तो प्राइमरी मार्केट में बेचती है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आईपीओ। इसी का ऑल्टरनेट नेम क्या है, आईपीओ। इसका ऑल्टरनेट नेम है एफपीओ। तो आईपीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एफपीओ की है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, याद रख लेना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। शेयर क्या होता है, जहां पे आप अगर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उस कंपनी के ओनर जैसे समझे जाओगे, प्रॉफिट और लॉस दोनों में आप पार्टिसिपेट करोगे। लेकिन अगर आप डिवेंचर्स में पैसा लगाते हो तो वहां आपको उसके प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। जो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट उसने दिया है, उसी पर आपको आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा मैच्योरिटी डेट पे। अगला देखते हैं, वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। जब कोई कंपनी का एम्प्लॉय, उसका मालिक अपनी खुद की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को बेच देता है। ठीक है, अगर हम सर्कुलर ट्रेडिंग की बात करेंगे, कुछ इन्वेस्टर मिलकर क्या करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं, मार्केट की शेयर प्राइस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वो बेसिकली सर्कुलर ट्रेडिंग कहलाता है। ये दोनों ही इलीगल एक्टिविटी है हमारे इंडिया के अंतर्गत। मसाला बॉन्ड, जिसमें मैंने बताया कोई भी जब इंडियन करेंसी का बॉन्ड पेपर बेचा जाएगा फॉरेन में, वो मसाला बॉन्ड कहलाएगा। और वो मसाला बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, पहली बार 2014 में इंडिया में शो किया गया। अंडर राइटर क्या होता है, जब बैंक मदद करते हैं प्राइमरी मार्केट के शेयर्स को बेचने में उनकी। बीएससी मैंने आपको बताया इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यदि मैं बात करूं तो इसके इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं, और इसमें टॉप की 30 कंपनियां रजिस्टर्ड होती है। इसी तरीके से एनएससी की बात करेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का दूसरा और इम्पोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके इंडेक्स को निफ्टी के नाम से जाना जाता है, और उसमें टॉप की 50 कंपनियां लिस्टेड होती है। वर्ल्ड में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हमने कैपिटल मार्केट को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।